A very good evening to all students. Hope you all happy and healthy with your family. मैं रवि रोशन आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स की ये तीसरी वीडियो लेकर। आपने इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के दो क्लासेस अटेंड किए पिछले 2 वीडियोज़ में, और आज आपके लिए ये तीसरी वीडियो होगी जहाँ हम आपको कई टॉपिक्स के बारे में आज बताने वाले हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और फिर इससे बेनिफिट ले सकें। तो इस सेशन में आज हम क्या क्या करने वाले हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन और जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इन दिस सेशन में फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड नंबर्स। थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। फोर्थ टॉपिक स्टैटिस्टिक्स इन लार्ज ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पांचवा टॉपिक आज के डिस्कशन का होगा स्टैटिस्टिक्स कंपेयर डिफरेंट फेनोमेनन एंड मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। छठा टॉपिक हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स इन हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। सातवां पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग और फॉरकास्टिंग। और आखिरी में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए आप बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, कहीं भागिए मत, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से पूरे ईमानदारी से पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास और जानते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले गाइस, फंक्शन का हिंदी अर्थ होता है कार्य, काम। तो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के क्या क्या काम हैं, ठीक। सबसे पहले लिखा है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी with the help of a statistical method a mass of data can be presented in such a manner that they become easy to understand। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करता है, डेटा के कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बना देता है, उसकी जटिलताओं को कम कर देता है ताकि उसे सिंपल पर्सन भी, उसे हम लोग भी आसानी से समझ सकें और उस डेटा का जो प्रेजेंटेशन है उसके मैनर को समझ सकें और वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर्स, ठीक। Because of this function, an ordinary person can understand it easily. If we say that the population of a country has gone up, it's not sufficient, but if we say that the population of the country has gone up 2.4% in the year 2020 as compared with 2019, then this statement is very clear and understandable। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो है डेटा को एक्सप्रेस करता है, वो केवल नंबर में एक्सप्रेस करता है, ठीक। इससे क्या होता है कि ये ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो सफिशिएंट इंक्रीज़ हुआ उसमें, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। तो ये चीज़ें आपके समझ में हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर हम इसी को कहें कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज़ गन अप 2.4% इन द ईयर 2020, मतलब 2019 के मुकाबले 2020 की जनसंख्या जो थी उसमें 2.4% की वृद्धि हुई, उसमें 2.4% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक। तो ये फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के, जिससे ये आसान हो जाता है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। थर्ड फंक्शन है इसका स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स जो है डेटा को कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, तो कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि कंडेंस्ड का मतलब होता है चीज़ें जब सिकुड़ने के सेंस में हम इसे बोल सकते हैं या छोटे तौर पे बोल सकते हैं। तो डेटा को ये कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए कि जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और अनअरेंज्ड होता है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंसस करने आपके यहाँ आया, जनगणना करने आपके यहाँ आया, तो जब उसने कई घरों से, कई गाँवों से और कई मोहल्लों से डेटा को कलेक्ट किया, तो उसमें कहीं पे नाम लिखा था, कहीं पे एज लिखा था, कहीं पे एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी थी, कहीं पे उनके एसेट्स के डिटेल्स थे। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी होती हैं, इनसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कंक्लूज़न निकलेगा, क्या चीज़ें हैं ये, ठीक।
तो इसी को स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कंडेंस्ड कर देता है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देता है, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देता है, ताकि वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए समझना। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि किसी फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं और उन सब का अलग अलग रिम्यूनरेशन है, वेजेज है 400 से 900 तक। ठीक, वही लिखा है कि देयर आर 1000 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड देयर वेजेज आर बिटवीन 400 to 900। तो दिस इज़ वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अगर ऊपर के स्टेटमेंट को हम देखें तो 1000 वर्कर हैं, इतना सारा वर्कर। अब इनका कैसे हम मतलब हिसाब रखें, किसको 400 मिलता है, किसको 500, किसको 600, किसको 900। अब इसको अगर टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया तो देखिए इसको समझना कितना आसान हो गया। लिखा है 400 से 500 वेजेज जिनको मिलता है उनकी संख्या कितनी है, 300। 500 से 600 जिनको वेजेस मिलता है उनकी संख्या 250 है। 600 से 700 रुपीज़ जिनको वेजेस मिलता है वैसे मज़दूर 200 हैं। 700 से 800 मजदूरी पाने वाले मज़दूरों की संख्या 150 है और 800 से 900 मजदूरी पाने वाली मज़दूरों की संख्या 100 है। तो इस तरह से टोटल 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 100 करें तो पता चल गया कि ये 1000 टोटल वर्कर्स हो गए। तो ये काफ़ी आसान हो गया समझना इसे टेबुलर फॉर्म में। ठीक, तो यही है स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन कि इसे हम जनमानस के लिए बहुत ही आसान बना देते हैं ताकि वो अच्छे से इसे समझ सके और फिर कंक्लूड कर सकें। चौथा है स्टैटिस्टिक्स इनलार्जेस ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ह्यूमन नॉलेज को और एक्सपीरियंस को गेन करता है, बढ़ाता है, इनलार्ज करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए.एल. बाउले, द प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडीड इज टू इनलार्ज द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेनी फील्ड ऑफ नॉलेज वुड हैव बीन रिमेन्ड क्लोज्ड टू मैन। मतलब ए.एल. बाउले जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर फंक्शन क्या है, तो इसका काम ही है कि ये किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंस को और उसके नॉलेज को बढ़ा देता है। ठीक है, और आगे लिखा कि विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेनी फील्ड्स ऑफ नॉलेज वुड हैव बीन रिमेन्ड क्लोज टू मैन। अगर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं किया जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में इंसान जान नहीं पाएगा और उन्हें समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे इसके फंक्शन हैं। पांचवा इसका फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स कंपेयर्स डिफरेंट फेनोमेना एंड मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करता है, तो ये कंपेयर करता है डेटा को और मेज़र करता है उनके रिलेशनशिप को। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए व्हेन वी वांट टू मेजर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड राइस ऑफ एनी टू कंट्रीज, स्टैटिस्टिक द बेस्ट मेथड। मतलब कि मान लीजिए कि आपको स्टडी करना है कि किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच या किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में चावल के उत्पादन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या कहाँ पे कितना चावल कैसे बढ़ा, कहाँ पे कितना घटा। तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इससे क्या होंगी, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, हम इन्हें कंपेयर आसानी से कर पाएंगे। ठीक, छठा इसका जो फंक्शन है वो है स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। ठीक, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। तो जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं या जो बिज़नेस फर्म हैं उनकी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो पॉलिसीज़ को क्रिएट करने में, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही लिखा है नॉलेज ऑफ फ्यूचर टेंडेंसीज इज़ वेरी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग सूटेबल प्लान्स एंड पॉलिसीज़। फ्यूचर में हमारी क्या प्रवृत्ति रहने वाली है ये प्लान और पॉलिसी जो है वही डिसाइड करता है। ठीक, और स्टैटिस्टिक्स के मदद से ही हम अपने पॉलिसी को, हम अपने प्लान को ढालते हैं और उसको रखते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में और ट्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही इसका एक फंक्शन है। 7th पे हम आ गए हैं और यहाँ लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन और फॉरकास्टिंग। प्रिडिक्शन और फॉरकास्टिंग दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान लगाना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो भविष्यवाणी करता है। कैसी भविष्यवाणी, तो लिखा द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट बट इट आल्सो हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ना केवल वर्तमान के बारे में ये स्टडी करता है बल्कि भविष्य के बारे में भी अनुमान लगाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोई बिजनेसमैन है जो पास्ट फिगर के बेसिस पे अपने सेल्स को रीड कर रहा है, अपने सेल्स को स्टडी कर रहा है और वहाँ उसने एक अंदाज़ा लगा लिया कि अपकमिंग ईयर्स में वो अपने प्रोडक्शन को कितना रखे ताकि वो सप्लाई कंटिन्यू कर सके, उसके सप्लाई में कोई कमी नहीं है और उसका मुनाफा में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अपने पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे उसने देखा कि पिछले साल उसकी बिक्री कितनी थी, उसके पिछले साल कितनी बिक्री थी, और उसने देखा, मान लीजिए कि उसने देखा कि हर साल 10% की बिक्री बढ़ रही है, तो इस साल भी उसने क्या किया कि अपने
प्रोडक्शन को 10% तक बढ़ा दिया ताकि जब बिक्री बढ़े तो उसका माल कमे नहीं और उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो मुनाफा कमा सके। ठीक, तो ये है स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग, जो 7वां फंक्शन था हमारा। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, जिसका मतलब होता है महत्व। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का? इन एवरी फील्ड ऑफ मॉडर्न एज सच एज ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा, द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवर इंक्रीजिंग। मतलब आज के वर्तमान दौर में चाहे वो व्यापार हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, चाहे भौतिकी हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो निखरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्रॉक्सटन और काउडन के अकॉर्डिंग आज शायद कोई ह्यूमन लाइफ का शायद ही कोई ऐसा फेज होगा जहाँ स्टैटिस्टिकल डिवाइस नहीं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वही लिखा है अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, टुडे देयर इज हार्डली a phase of human life which does not find a statistical device at least occasionally useful. ठीक, अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट, स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट्स एवरीवन एंड टचेस देयर लाइफ एट मेनी पॉइंट्स। ट्रिपेट के अकॉर्डिंग, ट्रिपेट भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अनुसार स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर किसी के लाइफ को टच करता है और हर किसी के लाइफ के लगभग हर पहलू को टच करता है। ठीक, आइए हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे और यहाँ हम देख रहे हैं लेट अस एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फॉलोइंग फील्ड्स। अब बारी बारी से हम 4 हेड्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में इसकी क्या महत्व है। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में, आर्थिक नियोजन बनाने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड टॉपिक हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, व्यापार में इसकी क्या महत्व है। और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है या क्या महत्व है। तो ये 4 हेड के अंतर्गत हम बारी बारी से इसको जानेंगे। तो आइए आज हम पहला हेड पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इसकी क्या महत्ता है, ठीक, अर्थशास्त्र में इसकी क्या महत्ता है। तो स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन हैंड्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। स्टैटिस्टिक्स जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, और साथ ही साथ सांख्यिकी जो है वो अर्थशास्त्रियों के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल भी है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण भी है। नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, और इन उपकरणों का यूज़ करके इकोनॉमिक के कई ऐसे प्रॉब्लम जो काफ़ी पेचीदे होते हैं वो ईजिली अंडरस्टूड हो जाते हैं, जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इन इकोनॉमिक पॉलिसी, साथ ही साथ ये आर्थिक नियोजन को फॉर्मुलेट करने के लिए, लागू करने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इकोनॉमी हैज़ बिन डिस्कस्ड एज फॉलो। अब इकोनॉमिक्स में भी इसके कई अलग अलग पार्ट में डिस्कशन इसके बारे में की गई है कि कैसे कैसे ये इम्पॉर्टेंट है और किन किन फील्ड में कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कैसे इसकी क्या महत्ता है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, खपत। एवरी पर्सन नीड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। हर किसी के जीवन में चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्पेंड्स ऑन नेसेसिटीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों पे पैसे खर्च करते हैं। जैसे हमारी आधारभूत ज़रूरतों को देखें कि क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी आधारभूत ज़रूरतें हमारी। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए। ठीक, तो पहले हम इसकी पूर्ति करते हैं। देन ऑन कंफर्ट्स एंड लग्जरी। उसके बाद जब हमारा इनकम बहुत ज़्यादा हो, इसके बाद जो डिसीजन होते हैं वो इनकम के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, वो हम अपने कंफर्ट्स और लग्जरी पे खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास खाने के लिए अच्छे खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, और उसके बावजूद भी हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर मंगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। ठीक है, टाइल्स लगवा लेते हैं घर में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कार खरीद लेते हैं ताकि हम कहीं जाएं तो हमें मौसम का मार झेलना ना पड़े, बरसात में भीगे नहीं, धूप में धूप ना लगे। ठीक, तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे इनकम पे। अब दूसरी ओर अगर हम देखें कि मिडिल क्लास फैमिली या जो लोअर क्लास फैमिली है, तो उनको तो अपनी ज़रूरतें पूरा करते करते ही पैसों की कमी हो जाती है, तो फिर वो कैसे इन सारे कंफर्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंजम्पशन को डिफ़ाइन करता है, कंजम्पशन की स्टडी करता है कि कौन से वर्ग में कितनी खपत किस चीज़ की हो रही है। ठीक, और फिर जो कस्टमर का डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने प्रोडक्शन को रखता है, और उसके अकॉर्डिंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग फिर
अपने प्रोडक्शन को रख के बाकी के कॉमर्स के जो वर्क हैं उनको करता है, जैसे सप्लाई हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन यही था। और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है कंजम्पशन में हमारी मदद करता है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में वो कैसे मददगार है। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन में ये हमारी कैसे मदद करता है। तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन में द स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर एडजस्टमेंट और डिमांड एंड सप्लाई, कि ये मांग और पूर्ति में एडजस्टमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब हम किसी ख़ास वर्ग के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्टिविटी को रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन रखते हैं। नहीं, और अगर ये प्रोडक्शन ना हो, मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन कम हो या ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो क्या होगा। तो कम होने पे क्या होगा कि हमें घाटा लगेगा। कैसे घाटा लगेगा, तो चीज़ों की डिमांड होगी लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो हम कैसे सप्लाई करेंगे। दूसरी ओर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो हमारी पूंजी फंसी की फंसी रह जाएगी, बिना मतलब का हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा। गुड्स अगर जल्दी ख़राब होने वाले होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ये मॉडरेट होना चाहिए, इसके बीच में एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए इसके मेंटेन करने का। तो इसीलिए कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिमांड और सप्लाई में हमारी मदद करता है। दूसरा है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि दो बातें हैं, एक की क्या कि हम पिछले साल के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और पिछले साल के डिमांड के अकॉर्डिंग इस साल भी अपने कंक्लूज़न निकालेंगे, इस साल भी डिसीजन लेंगे कि पिछले साल हमने कितना प्रोडक्शन किया और उसके बाद क्या डिमांड रही, उसके पिछले साल क्या रही, और उसी के बेसिस पे हम इस साल भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फॉरकास्ट कर लेते हैं और फिर अपने प्रोडक्टिविटी को रखते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे लैंड की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, प्लांट की ज़रूरत है, कैपिटल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के मदद से हम क्या करते हैं, इन वेरियस एलिमेंट्स में एक बैलेंस बना के रखते हैं कि किसी भी चीज़ की ना तो बहुत ज़्यादा कमी हो ना बहुत ज़्यादा अधिकता हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है लेकिन अगर लेबर की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, बिना मतलब में हमारी फिजूल खर्ची होगी, हम पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लेबर को वेजेस। दूसरी ओर अगर हम कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, तो हमारी वर्किंग डेज़ में जो नीड्स होंगे पैसे की, वहाँ पैसे की कमी हो जाएगी और यहाँ बिना मतलब का कैपिटल हमारा इन्वेस्ट रहेगा। ठीक है, मशीनरी भी, हम मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन रोज़ 100 टन का है तो 100 टन के अकॉर्डिंग मेरे पास मशीन थी लेकिन हमने एक और मशीन बिना मतलब परचेज़ कर लिया, तो वहाँ भी हमारा पैसा फंस जाएगा। दूसरा कि हर साल उस पर डिप्रिसिएशन अलग लगेगा मशीनरी पे, नहीं। तो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हुए, इन सारे फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करें कि हमने जो कुछ लगाया है उसके बदले में प्रोडक्टिविटी कैसी है हमारी और हम इफ़िशियंटली उसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और ये भी स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, एक और क्लास होगा इकोनॉमिक्स का हमारा, उसके बाद हम पहले चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और यहाँ भी हम क्विज़ करके उसके बाद इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आपको PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पे। तो जल्द से जल्द आप क्या करें, इस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर भी चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट करें और नोट्स कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, आप नोट्स कर लें और जो चीज़ें बच जाएंगी वो बाद में जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा तो वहाँ से आप नोट्स कर लेंगे। वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।